एक तरफ दावा ये किया जा रहा है कि गाजा में संघर्ष विराम की संभावनाएं बढ़ रही हैं, लेकिन दूसरी तरफ बेंजामिन नेतन्याहू के द्वारा जो कदम उठाए जा रहे हैं, क्या उससे वाकई लगता है कि ऐसी स्थिति बन पाएगी? चूंकि अभी जानकारी मिल रही है कि बेंजामिन नेतन्याहू बफर जोन पहुंचे और इस दौरान उन्होंने सीरिया की सीमा में भी प्रवेश किया था और ऐसा पहली बार है जब कोई इजरायली नेता सीरियाई क्षेत्र में दाखिल हुआ। बफर जोन पर फिलहाल इजराइल का ही कब्जा है। दरअसल आपको बता दें कि बशर अल असद शासन के पतन के बाद इजरायली सैनिक दोनों देशों के बीच स्थित बफर जोन में दाखिल हो गए और यहां इजराइल और सीरिया के बीच कोई सैन्य गतिविधि न करने का समझौता था। आपको बता दें कि नेतन्याहू के साथ रक्षा मंत्री इजराइल काइट्स भी थे और उनके द्वारा इस दौरान सीरियाई क्षेत्र में उच्च स्तरीय बैठक बुलाई गई और पहाड़ की बर्फ से ढकी चोटी पर नेतन्याहू ने कहा कि सीरियाई सीमा पर विशेष रूप से माउंट हरमोन के शिखर पर एक बफर जोन में रहेंगे और जब तक कोई अन्य व्यवस्था नहीं हो जाती, इजराइल की सुरक्षा सुनिश्चित नहीं हो जाती, यहाँ डटे रहना होगा। और नेतन्याहू ने पहाड़ की बर्फ से ढकी चोटी पर यह टिप्पणी की। हालांकि ये क्षेत्र की सबसे ऊंची चोटी है और सीमा पर सीरिया की तरफ स्थित है। नेतन्याहू ने कहा कि वो 53 साल पहले एक सैनिक के रूप में माउंट हरमोन के शिखर पर गए थे, लेकिन हाल ही की घटनाओं को देखते हुए इजराइल की सुरक्षा के लिए इस चोटी का महत्व और भी ज्यादा बढ़ गया है। दरअसल गाजा पट्टी में 14 महीने से जारी संघर्ष के थमने की संभावना बढ़ती नजर आ रही है। इस दिशा में संघर्ष विराम समझौता करीब बताया जा रहा है। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू बातचीत के लिए मंगलवार को मिस्र की राजधानी काहिरा रवाना हुए और समझौते के लिए अमेरिका, मिस्र और कतर मध्यस्थता कर रहे हैं। हालांकि इस बीच हमास ने एक बयान में ये कहा कि अगर इजराइल नई शर्तें रखना बंद कर दे तो गाजा में संघर्ष विराम और बंधकों पर समझौता संभव हो सकेगा। जबकि अक्टूबर 2023 को हमास ने इजराइल में हमला किया था और इसमें 1200 लोग मारे गए थे। हालांकि तभी से इजराइल गाजा में हमास के सफाई के लिए सैन्य अभियान चलाए हुए है और इसमें अब तक 45,000 से ज्यादा फिलिस्तीनी मारे जा चुके हैं। हालांकि सूत्रों के मुताबिक जो जानकारी अब तक यहां पर मिल रही है उसमें नेतन्याहू गाजा में संघर्ष विराम पर वार्ता के लिए काहिरा रवाना हो गए हैं और आगामी दिनों में समझौते पर हस्ताक्षर होने की भी संभावना है। अमेरिका के राष्ट्रपति भवन व्हाइट हाउस के प्रवक्ता जॉन किर्बी ने कहा कि अमेरिकी अधिकारियों का यह मानना है कि सभी पार्टियां गाजा में संघर्ष विराम समझौते के करीब पहुंच रही हैं, जबकि मिस्र की सरकार से जुड़ा अल काहिरा न्यूज जो है वो ये बता रहा है कि संघर्ष विराम समझौते पर पहुंचने के लिए सभी पक्षों को साथ मिलकर मिस्र, कतर और अमेरिका समझौते के लिए मध्यस्थता कर रहे हैं। और अब ऐसे में ये समझौता हो तो बेहतर है, क्योंकि इससे पहले न जाने कितने ही लोगों का खून बह चुका है यहाँ पर। दरअसल गाजा में इजरायली हमले में एक ही परिवार के 8 लोगों के मारे जाने की भी बात सामने आई थी। इनमें ज्यादातर महिलाएं और बच्चे थे। फलस्तीनी चिकित्सा कर्मचारियों ने मंगलवार को यह भी बताया था कि सोमवार देर रात गाजा सिटी के उपनगर दाराज में एक घर पर हमला किया गया, जबकि उत्तरी गाजा में बेत लहिया में एक घर को हवाई हमले में निशाना बनाया गया और यहां 15 लोगों के मारे जाने और मलबे के नीचे दबे होने की आशंका भी यहां जताई जा रही है। और इस ऐसी परिस्थिति में जो कोशिशें हैं वो शांति की ओर बढ़े, यही प्रयास होना चाहिए। बेंजामिन नेतन्याहू सरकार ने गोलान हाइट्स की जनसंख्या को डबल करने का भी पूरा प्लान कर लिया, चूंकि अब यहाँ पर क्या परिस्थितियां हैं उसके बारे में भी आपको विस्तार पूर्वक बताते चलें। दरअसल जिस तरह से चारों तरफ से दुश्मनों से घिरा हुआ इजराइल अपनी कोशिशें पूरी तरह से अंजाम तक पहुंचाने में, मुकम्मल करने में जुटा हुआ है, आबादी बढ़ाने की पॉलिसी पर अब काम कर रहा है। बेंजामिन नेतन्याहू ये आबादी अपने मेनलैंड नहीं बल्कि कब्जे वाले क्षेत्रों में बढ़ाना चाहते हैं। दरअसल सीरियाई सीमा से सटे गोलान हाइट्स के लिए ये स्पेशल प्लान बनाया गया। इजरायली सरकार ने रविवार को गोलान हाइट्स पर अपनी आबादी को दोगुना करने का निर्णय लिया। बेंजामिन नेतन्याहू सरकार ने कैबिनेट के द्वारा इसके लिए $11 मिलियन यानी 93 करोड़ 31 लाख रुपए का बजट जारी करने पर भी मुहर लगा दी है। आपको बताते चलें कि इजराइल के इस कदम से मिडिल ईस्ट के देशों में खलबली मच गई है। और ऐसा क्यों है और क्या वजह है कि बार बार गोलान हाइट्स का इतिहास दोहराया जा रहा है, सभी जगह इसकी चर्चा हो रही है। दरअसल गोलान हाइट्स इजराइल के कब्जे वाला वो क्षेत्र है जिसे 1967 में युद्ध में
सीरिया से हथिया लिया गया था और सीरिया तब जंग हार गया था और वो इजराइल के सामने कुछ कर नहीं पाया था। हालांकि इसके बाद साल 1981 में इजराइल ने इसे क्षेत्र को अपने ही देश में मिला लिया था और यह पूरा क्षेत्र पठार से घिरा हुआ है और रणनीतिक रूप से काफी महत्वपूर्ण भी है। एक रिपोर्ट के मुताबिक गोलान हाइट्स की कुल आबादी 55,000 है और ऐसे में करीब 24,000 मुस्लिम और 31,000 यहूदी यहां रहते हैं और इजराइल ने इस क्षेत्र में तेजी से यहूदी आबादी को बसाया है। दरअसल बशर सरकार के गिरने का फायदा उठाने का ये एक कदम माना जा सकता है, चूंकि पड़ोसी देश सीरिया में कुछ दिन पहले ही राष्ट्रपति बशर अल असद की सरकार गिर गई थी और असद के विद्रोह के बीच देश छोड़कर उन्हें भागना पड़ा था। असद का लगातार विद्रोह हो रहा था, ऐसे में उन्हें अपना देश छोड़ना पड़ा था और ऐसे में जल्द ही विद्रोही सत्ता में आकर सरकार पर काबिज भी हो जाएंगे। हालांकि इसके बावजूद भी इजरायली सरकार सीरिया को हल्के में लेने के मूड में बिल्कुल भी नहीं है। मौके का फायदा उठाते हुए इजराइल ने यह बड़ा रणनीतिक कदम उठाया है। साल 2019 में तत्कालीन राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने गोलान और इजराइल की संप्रभुता गोलान पर इसके लिए अमेरिका के समर्थन की घोषणा की थी, लेकिन अधिकांश देशों में इस कब्जे को मान्यता नहीं दी गई। जी हां, और सीरिया ने इजराइल से अब वापसी की मांग की है, लेकिन इजराइल ने सुरक्षा चिंताओं का हवाला देते हुए इसे पूरी तरह से इग्नोर कर दिया है। हालांकि इस कदम के बाद मिडिल ईस्ट के जो देश हैं वो पूरी तरह से खार खाए बैठे हैं इजराइल से और ऐसे में सऊदी अरब इसकी आलोचना कर रहा है। सऊदी जैसे तरक्की पसंद देश के द्वारा ये चेतावनी या इस तरह की प्रतिक्रिया देना ये इजराइल के लिए ठीक नहीं समझा जा सकता। हालांकि सऊदी विदेश मंत्रालय ने ये कहा था बेंजामिन नेतन्याहू सरकार का ये कदम सीरिया की सुरक्षा और स्थिरता बहाल करने की संभावनाओं को चोट पहुंचाने वाला है। यूएई ने गोलान हाइट्स में बस्तियां बसाने के प्लान की भी कड़ी निंदा की है। कहा गया कि ये कदम क्षेत्र में तनाव को और बढ़ावा देगा। यूएई ने कहा कि वो सीरिया की एकता, स्वतंत्रता और अखंडता के लिए प्रतिबद्ध है। कतर ने इसे अवसरवाद करार देते हुए इजराइल के कदम को अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का उल्लंघन करार दिया। साथ ही अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से ये अपील की है कि वो सीरियाई क्षेत्रों में इजराइल के कब्जे को रोकें और इसके लिए किए जा रहे प्रयासों के बारे में लगातार अपडेट भी किया जाता रहे और ऐसे में देखना होगा कि क्या ये प्लान उनका कामयाब हो पाएगा। लेकिन जो परिस्थितियां बन रही हैं उसे देखते हुए इसमें अभी कुछ और समय लग सकता है, ऐसा कहा जा सकता है। जबकि सीरिया की परिस्थितियों को देखते हुए और जिस तरह से हालात यहाँ पर बने हुए हैं, एक रिपोर्ट भी सामने आई थी जिस रिपोर्ट की झूठा निकलने की बात कही जा रही थी। दरअसल जिसे कैदी बताया गया था वो असद सरकार का एक खुफिया अधिकारी था और ऐसे में यहाँ पर जो सच्चाई है वो क्या है। सीरिया में राष्ट्रपति बशर अल असद के देश छोड़कर भागने के बाद विद्रोहियों ने राजधानी दमिश्क पर कब्जा कर लिया था और ऐसे में इस पूरे घटनाक्रम को लेकर जो परिस्थितियां बन रही हैं उससे अब किस पर यकीन किया जाए, किसकी बात सच्ची किसकी झूठी, ये कह पाना कुछ जल्दबाजी हो सकता है। हालांकि इस बारे में और विस्तारपूर्वक डिटेल्स इन्फॉर्मेशन हम आप तक पहुंचाते रहेंगे।